तो जीएस पर जो है हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए, जो नई बातें उसको लिखना है। तो शुरू करने से पहले ये कहा जाएगा कि सपनों को तू साकार कर, हर डर से तू इनकार कर, सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, हर रोज नया प्रयास कर। तो इन्हीं जो है मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग शुरू करेंगे, जीएस पर बात करेंगे, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से सुनते रहना है, और कल जो हम लोगों ने पढ़ा भी है उसको भी एक बार इसी में रिवीजन करके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले सवाल पर बात किया जाए कि महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा। महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? हाँ, महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है ये किसे चुना गया है? तो याद रखना है ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। हाँ, याद रखना स्मृति मंधाना, इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना। हाँ, स्मृति मंधाना को जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, स्मृति मंधाना, याद रखना। समझ में आया? चलिए, तो कल हमने बात किया था विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता भाई? विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को। हाँ, विश्व दयालुता दिवस जो है ये 13 नवंबर को। तो कुछ रिपीट भी करते चलेंगे। तो विश्व दयालुता दिवस ये मनाया जाता है 13 नवंबर को मनाया जाता है, 13 नवंबर। बात समझ में आया? तो विश्व दयालुता दिवस कब है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। पूछा जाएगा लोक प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? लोक प्रसारण दिवस जो है 12 नवंबर को। हाँ, लोक प्रसारण दिवस 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस, हाँ, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा, हाँ, आपको एक बात और बताना है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये आप बताएंगे। विश्व निमोनिया दिवस आपको बता के चलना है कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कल हमने जो है, हाँ, ये आपको इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया है, ठीक है भाई। तो नवंबर का ही महीना रहेगा, अपडेट हमको बताइएगा। हाँ, चलिए, तो हम और भी बात करेंगे। बिल्कुल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस है, इसीलिए हमने पूछा भाई विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में। तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025, अंतरराष्ट्रीय, हाँ, विज्ञान महोत्सव 2025। तो पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है चंडीगढ़ में। हाँ, ये वही चंडीगढ़ है जो भारत का सबसे सुव्यवस्थित शहर के रूप में जाना जाता है, सुव्यवस्थित शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना भाई। फिर पूछा जाएगा एक अभी सैन्य अभ्यास हुआ है विनवैक्स। तो पूछा जाएगा विनवैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? VIN अगर पूछा जाए तो BEX, ये जो है सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है? तो विनवैक्स जो है ये भारत और, हाँ, भारत प्लस वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, ये सैन्य अभ्यास है, ये सैन्य अभ्यास है। तो पूछा जाएगा किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और वियतनाम। हाँ, इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपके सवाल छूट रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, सारे जो है प्रश्नों का PDF आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लास समाप्त होने के बाद। तो विनवैक्स जो है ये भारत और वियतनाम के बीच में सैन्य अभ्यास है जिसका हाल ही में आयोजन किया गया। समझ में आया भाई? चलिए, हम बात करेंगे अभी आंध्र प्रदेश में एक तालाब है जिसका भी पुनर्निर्माण किया गया है। तो नाम जो है पूछा जाएगा, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, वेंगलापयोल तालाब। हाँ, थोड़ा सा कठिन नाम है, वेंगलापयोल, वेंगलापयोल तालाब, तालाब का अभी किया गया है पुनर्निर्माण। हाँ, तो वेंगला, थोड़ा आगे आ जाइए, नहीं दिख रहा, आगे आ जाइए। तो वेंगलापयोल तालाब का पुनर्निर्माण जो है ये किया गया, ये कहाँ किया गया? तो याद रखना है ये किया गया है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। हाँ, आंध्र प्रदेश में ऐसा किया गया। और याद रखना है वेंगलापयोल जो तालाब है,
हाँ, ये आंध्र प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना, शिवराज सिंह चौहान। चलिए, आपने पलक मुच्छल का नाम सुना होगा, पलक मुच्छल, तो नहीं सुना तो याद रखिए 3800 बच्चों का हार्ट सर्जरी कराकर इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है, पलक मुच्छल नाम। तो पलक मुच्छल कौन है ऐसा पूछा जाए तो याद रखिए इनका नाम अभी जो है गिनीज बुक में दर्ज किया गया, नाम जो है इनका पलक मुच्छल है। 3800 बच्चों का क्या किया, 3800 बच्चों का इन्होंने क्या किया भाई, हार्ट सर्जरी कराकर जो है क्या किया, हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इन्होंने क्या किया भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है भाई, तो याद रखना है, हाँ, पलक मुच्छल नाम है, पलक मुच्छल। अगर आपको दिख नहीं रहा थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, किनारे से आप बैठ जाइए, ठीक है ना भाई। तो पलक मुच्छल जो है, वैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुनते भी रहिए, और हमने कहा इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो पलक मुच्छल जो है, इनको अभी हार्ट सर्जरी जो है इन्होंने 3800 बच्चों का कराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। बात समझ में आया भाई। चलिए, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो अभी महाराष्ट्र को दिया गया। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में आ जाएगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, हाँ, राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो ये जो है, हाँ, पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य अगर पूछा जाए तो बताइएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जल पुरस्कार, ये बड़ा ही चर्चित सवाल है भाई, चर्चित सवाल है। जल पुरस्कार ये 2024 वाला भी 25 में मिला, 24 वाला 25 में दिया गया है। समझ में आया भाई, किसे दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया। बोलते भी रहेंगे तो बातें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो महाराष्ट्र को दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, सर्वश्रेष्ठ। बात क्लियर हुआ। हम बात करेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक क्या। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक 15वां। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक अगर पूछा जाएगा, जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक, तो ये हो जाएगा भाई, भारत का रैंक जो है आपका, याद रखना 15वां। हाँ, 15वां रैंक है भारत का। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक पूछा जाएगा तो कितना बताना है, 15वां बताना है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक जो है कितना हो जाएगा भाई, तो 15वां रैंक भारत का है। बात क्लियर हुआ। आपने पढ़ा होगा COP 30 का जो आयोजन, ये कहां होने वाला भाई, ब्राजील में। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं, हाँ, COP 32, COP 32 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है, तो इथियोपिया। COP 32, हाँ, जो है 2027 में होने वाला है। COP 32 ये वर्ष जो है 2027 का आयोजन कहां होगा, तो अभी याद रखना है, इसका घोषित किया गया है इथियोपिया। देश का नाम है इथियोपिया। तो यहां 32 वाला होगा इथियोपिया में, और अभी 30 वाला कहां चल रहा भाई, तो ब्राजील में चल रहा। तो ये वाला बात भी याद रखना है, ऐसे ही सवाल थोड़ा सा कठिन करके पूछ लिया जाता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 15वां है। COP 32 का जो आयोजन होगा ये कहां, इथियोपिया में होने वाला। कहां होने वाला भाई, इथियोपिया में होने वाला। हमने कल आपको बताया था ऋचा घोष जो क्रिकेटर हैं जिनको डीएसपी का पद दिया गया है, कहां, पश्चिम बंगाल। तो ऋचा घोष जो है, हाँ, याद रखना है, इनको डीएसपी कहां बनाया गया भाई, तो डीएसपी ये पश्चिम बंगाल। लेकिन हम आपको और भी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने दीप्ति शर्मा का नाम सुना होगा, वो भी क्रिकेटर हैं, और दीप्ति शर्मा का नाम आपने सुना होगा। तो याद रखना है, इनको उत्तर प्रदेश में, क्या, उत्तर प्रदेश में डीएसपी, हाँ, उत्तर प्रदेश में डीएसपी बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश, तो याद रखिएगा दीप्ति शर्मा, हाँ, दीप्ति शर्मा डीएसपी उत्तर प्रदेश, ऋचा घोष डीएसपी पश्चिम बंगाल। ये दोनों ही क्या है, क्रिकेटर हैं। दोनों ही क्या भाई, क्रिकेटर हैं। समझ में आ गया भाई। तो दोनों ही क्रिकेटर हैं, और ऐसे बड़े जो है पदों पर क्या किया गया भाई, इनकी नियुक्ति हुई है। बात क्लियर हुआ। अभी अमेरिका के जो है एक राजदूत हैं, नाम है सर्जियो गोर। तो पूछा जाएगा जो सर्जियो गोर हैं, नाम क्या भाई, सर्जियो गोर, हाँ, सर्जियो गोर नाम है, ये अमेरिका के हैं, इनको भारत में राजदूत बनाया गया।
तो अमेरिका के जो है क्या है, भारत में नियुक्त है। अमेरिका के राजदूत, हाँ, इनको कहां भेजा गया भाई, तो ये भारत में, अमेरिका के राजदूत भारत में, हाँ, भारत में इनकी नियुक्ति हुई है। ये अमेरिका के राजदूत है। बात समझ में आया भाई, भारत में नियुक्ति इनको दिया गया है। तो अमेरिका के राजदूत भारत में, क्या है नाम इनका, सर्जियो गोर। तो सर्जियो गोर जो है अमेरिका के राजदूत बनकर हमारे देश में आए हुए हैं। सर्जियो गोर, क्या नाम है भाई, सर्जियो गोर। वैसे हर देश का एक राजदूत हर दूसरे देश में होता है। हमारे देश के राजदूत अमेरिका में होंगे तो अमेरिका के राजदूत हमारे देश में होंगे। क्लियर हो भाई। चलिए एक उत्सव की बात करने वाले हैं, नोग क्रोम उत्सव पूछा जाएगा। नोग क्रोम उत्सव ये कहां मनाया गया, नोग क्रोम उत्सव मेघालय। हाँ, नोग क्रोम उत्सव अगर पूछा जाए तो इसका आयोजन हुआ है मेघालय के अंदर, नोग क्रोम उत्सव। याद रखिएगा, नोग क्रोम उत्सव का जो आयोजन हुआ ये कहां हुआ है, तो मेघालय के अंदर हुआ है, मेघालय। नोग क्रोम उत्सव, बात समझ में आया भाई, नाम क्या है, नोग क्रोम उत्सव का आयोजन कहां हुआ है, तो मेघालय के अंदर हुआ है, मेघालय। चलिए हम बात करने वाले हैं, अभी हम लोगों ने देखा 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन विश्व बाल दिवस की बात करेंगे तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, तो विश्व बाल दिवस जो है ये 20 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 जो है नवंबर, ये राष्ट्रीय क्या है भाई, राष्ट्रीय है ना भाई, हाँ, लेकिन 20 नवंबर याद रखना विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आया। 14 नवंबर क्या है, बाल दिवस है। चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस याद रखना है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर को है। हाँ, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल। कल हमने 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस बताया, तो अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस कब है भाई, 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस है। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस ये कब, हाँ क्या हो गया भाई, हाँ, तो याद रखना है 17 नवंबर तो आज ही है, आज ही है अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, आज ही मनाया जाएगा भाई। तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हम आपसे बात करेंगे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय प्राकृत चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को, राष्ट्रीय प्राकृत चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को, राष्ट्रीय प्राकृत चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय प्राकृत चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को है। राष्ट्रीय प्राकृत चिकित्सा दिवस ये मनाया जाता है 18 नवंबर के दिन मनाया जाता है, 18 नवंबर के दिन मनाया जाता है। बात क्लियर हुआ भाई। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जो है नवंबर को मनाया जाता है। बात क्लियर हुआ। वैसे हमने आपको बताया था विश्व कैंसर जागरूकता दिवस बताया था 7 नवंबर को, हाँ 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी कब मनाया जाता भाई, 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, रिजर्व दिवस, रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ये 3 नवंबर को है अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 3 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर याद रखिएगा। बात क्लियर हो गया भाई। हमने आपको बताया था राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, विधिक सेवा दिवस ये कब था भाई, तो ये 9 नवंबर के दिन, 9 नवंबर के दिन मनाया जाता भाई। तो 9 नवंबर के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर हुआ भाई। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। याद रखिएगा संविधान दिवस का मनाया जाएगा भाई, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात क्लियर हुआ। हमने आपको बताया था विश्व रेडियोग्राफी दिवस, हमने बताया था विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है तो विश्व
रेडियोग्राफी दिवस, हाँ ये कब मनाया गया भाई? तो 8 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर या करंट अफेयर जो है से बनने वाले जो दिवस हैं जो पूछे जाएंगे उस पर हम लोगों ने बात किया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है ये 8 नवंबर के दिन मनाया जाता है। हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। पाकिस्तान की बात इसलिए करने वाले हैं कि ऐसे जो देश जो अगल बगल के हैं भाई, आतंकवाद फैलाने वाले देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम हम लोग याद रखते हैं। तो राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन है भाई? क्या नाम है? आसिफ अली जरदारी। हाँ, आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के क्या हैं? राष्ट्रपति। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है भाई? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आसिफ अली जरदारी। हाँ, आसिफ अली जरदारी नाम है। हाँ, जरदारी नाम है भाई। तो इनका नाम भी याद रखना है। और हम आपसे बात करें कि यहां के प्रधानमंत्री कौन होंगे भाई? तो शहबाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज हैं भाई। बात क्लियर हुआ? पाकिस्तान के अगर प्रधानमंत्री पर बात करें तो कौन है भाई इस समय? शहबाज शरीफ नाम है। हाँ, शहबाज शरीफ नाम है। शहबाज शरीफ नाम है, याद रखना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो मुल्ला हसन, हाँ मुल्ला हसन अखुद, मुल्ला हसन अखुद ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो मुल्ला, हाँ मुल्ला क्या नाम है भाई? मुल्ला हसन अखुद। हाँ, मुल्ला हसन आखुद। हाँ, शरीफ जो शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के प्रधान मुल्ला हसन अखुद, मुल्ला हसन अखुद नाम है। बात क्लियर हुआ? चलिए, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपने देखा, हाँ सुशीला कार्की। हाँ, याद रखना सुशीला कार्की। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? राष्ट्रपति की नाम बात किया जाए तो रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है भाई? तो रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। रामचंद्र पौडेल, क्या नाम है भाई? रामचंद्र पौडेल का नाम याद रखना है। रामचंद्र पौडेल ये जो है क्या है? तो ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ये नेपाल के क्या हैं? नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और आप प्रधानमंत्री का नाम तो आपको पता ही है, सुशीला कार्की जो है, ये वाला बात आपको पता है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति और जो अपने पड़ोसी देश हैं उनका दोनों हमें याद रखना। चलिए, वैसे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हाँ चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति जो है, हाँ चीन के राष्ट्रपति याद रखना है शी जिनपिंग नाम। क्या नाम है भाई? शी जिनपिंग नाम है, जिनपिंग। तो शी जिनपिंग जो है ये चीन के जो है राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? चीन के राष्ट्रपति हैं। बात समझ में आ गया भाई? ये चाइना के राष्ट्रपति हैं। हम बात करने वाले हैं, हाँ हम बात करने वाले बांग्लादेश की बात करने वाले हैं। बांग्लादेश की बात करने वाले हैं। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है भाई? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, हाँ बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या भाई? तो याद रखना है, हाँ शहाबुद्दीन चुप्पू। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू नाम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन क्या नाम है भाई? चुप्पू नाम है। तो चुप्पू जो है ये हाँ बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। जब प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं हम, मोहम्मद यूनुस खान। क्या नाम है भाई? यूनुस खान जो है, हाँ यूनुस खान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। बात क्लियर हुआ? शेख हसीना जो है वहां क्या हुआ भाई? जिनको भागना पड़ा, प्रधानमंत्री का पद छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर क्या हो गया था भाई? वहां पर आपने देखा कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया और अंततः वहां के युवाओं ने क्या किया भाई? प्रधानमंत्री जैसे लोगों को वहां से आपने देखा कि युवा जो थे उन्होंने ऐसा आंदोलन शुरू किया कि वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं और राष्ट्रपति चुप्पू हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस खान। ये वाला बात भी आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम मालदीव की बात करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है?
तो याद रखना मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, क्या नाम है? मोहम्मद मुइजू, हाँ मुइजू। तो अगर पूछा जाए मालदीव के राष्ट्रपति, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद मुइजू, हाँ मोहम्मद मुइजू। ये मालदीव के क्या है भाई? राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद मुइजू नाम है, याद रखिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू नाम है। चलिए हम श्रीलंका की बात करने वाले हैं, हम श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करने वाले हैं। तो क्या भाई? हाँ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है भाई? हरनिया जयसूर्या। हरनिया, क्या नाम है भाई? हरनिया तो जयसूर्या। लेकिन अब जानिए, हम बीमारी वाली बात नहीं कर रहे हैं भाई, अपने पड़ोसी देश हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जो हमसे क्या भाई, हमसे कुछ ही जो है दूरी पर है। तो हरनिया, हाँ जयसूर्या नाम है, हरनिया जयसूर्या। तो ये वाला बात भी याद रखना है, हरनिया जयसूर्या। चलिए और भी सवाल पर अगर बात करें तो हम बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जो देश है कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, क्या नाम है? मार्क कार्नी, हाँ मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, मार्क कार्नी। तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये कनाडा के क्या हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं भाई। तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है मार्क कार्नी। क्या नाम है? मार्क कार्नी नाम है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। तो क्या आप इमैनुअल मैक्रोन का नाम सुने हैं? ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन, हाँ ये फ्रांस के राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन नाम है, फ्रांस के क्या हैं? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। बात क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो जर्मनी के चांसलर का नाम बताएंगे, फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। तो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, हाँ ये जर्मनी के क्या हैं? चांसलर। जर्मनी के चांसलर का नाम पूछा जाएगा तो याद रखना है, चांसलर वाला सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। फ्रेडरिक मर्ज जो है ये जर्मनी की क्या है? चांसलर हैं। तो ऐसे भी सवाल पेपर में आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा रूस के राष्ट्रपति, तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन। रूस के क्या? रूस के राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन, हाँ व्लादिमीर पुतिन का नाम याद रखना है। ये पुतिन जो है रूस के क्या हैं? रूस के क्या है भाई? राष्ट्रपति हैं। हाँ रूस के क्या हैं? तो राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन नाम है, रूस के क्या हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं रूस के। बाद क्लियर हुआ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या नाम है भाई? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बात क्लियर हुआ। तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, हाँ याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। चलिए और भी बात करें तो जो चीजें आपको पता है उसको आप ना लिखिए, लेकिन जो नहीं पता उसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। हाँ कीर स्टारमर का नाम याद रखना है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ये ब्रिटेन के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। हाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखना है, नाम क्या है? कीर स्टारमर। क्या नाम है भाई? कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर नाम है, कीर स्टारमर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अगर जर्मनी के चांसलर का नाम पूछे तो फ्रेडरिक मर्ज का नाम बताना है। ऐसे ही सवाल जो है, जो कठिन सवाल है वो पूछा जाएगा आपसे, महत्वपूर्ण है। और यह सवाल जो है, हाँ जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनसे जुड़े हुए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम आपके पेपर में आ जाता है। और इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारा संबंध है, तो ऐसे देश के लोगों से क्या करना है? ऐसे देश के लोगों के प्रधानमंत्री देश राजधानी मुद्रा को भी क्या करना है? याद करते हुए चलना है। बात क्लियर हुआ भाई? याद करते हुए चलना है। कीर स्टारमर, चाहे व्लादिमीर पुतिन,
फ्रेडरिक मर्ज या इमैनुअल मैक्रोन, मार्क कार्नी। ये सारी बातों को याद रखना है। बात समझ में आया भाई। और बांग्लादेश वाला तो हम लोगों को क्लियर ही हो गया। बांग्लादेश वाला क्या भाई, तो शहाबुद्दीन चुप्पू का नाम हम लोग याद रखेंगे, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का नाम हमको पता यूनुस खान है। और बांग्लादेश के गांधी के रूप में जाने जा रहे थे, नाम क्या था भाई, तो शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का फोटो बांग्लादेश की मुद्रा पर था। और अभी हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान के जो है क्या किया गया भाई, नोट से फोटो गायब कर दिया गया। और गांधी का, बांग्लादेश के गांधी का खिताब भी छीन लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो बंग बंधु के नाम से जाने जाते थे, शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पुत्री का नाम था शेख हसीना। तो याद रखिएगा, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने 1971 में और पाकिस्तान से अलग होकर जो बांग्लादेश बना, उसमें क्रांतिकारी की भूमिका निभाने वाले कौन थे भाई, शेख मुजीबुर रहमान। तो कहा यह जाएगा कि सपनों को तू साकार कर, हर डर से तू इनकार कर। हाँ, सपनों से तू साकार कर, हर डर से तू इनकार कर। सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, हाँ, सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, हर रोज नया प्रयास कर, हर रोज नया प्रयास कर। तो कहा यह जाएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। हाँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस अभी हमने आपको बताया 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। जो चीजें हम रिपीट करें वो महत्वपूर्ण है भाई। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब है, हाँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये मनाया जाता है आपका कब, 9 नवंबर को मनाया जाता है भाई। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर हो गया भाई। वैसे 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस है, हाँ, विश्व डाक दिवस है, सॉरी, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए हम कुछ पुराने प्रश्नों को जो है एक बार रिपीट कर लें। हम आपसे पूछ लें कि 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में इसका विजेता कौन बना है, तो राहुल वी यस। क्या नाम था भाई, राहुल वी यस। बात समझ में आया, राहुल वी यस, जो 91वें, हाँ, शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता, राहुल वी यस। क्या नाम था भाई, राहुल वी यस। हमने आपको कल बताया था कि वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन, वैश्विक मीडिया मनोरंजन निवेश सम्मेलन का आयोजन हुआ था, कहां पर, मुंबई के अंदर। कहां हुआ था भाई, हमने आपको बताया था कि वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, 2025 में मुंबई में हुआ। तो मुंबई माया नगरी और भारत की आर्थिक राजधानी भी क्या है, मुंबई है। ये मुंबई जो है याद रखिएगा, भारत का एक ऐसा शहर जो सालिसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर बसा हुआ भाई, सालिसेट द्वीप पर बसा हुआ है। हमने आपको बताया था कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है उसका नाम है डेनमार्क। हाँ, जिसने जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बैन लगाने का काम किया था, नाम क्या था भाई, डेनमार्क ने ऐसा किया था। चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नहीं पता तो लिखिएगा, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। हाँ, मनोहर पारिकर याद रखिएगा, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साई गौतम गोपाल कृष्णन। हाँ, साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया भाई, साई गौतम गोपाल कृष्णन, साई गौतम गोपाल कृष्णन। क्या नाम है, साई गौतम गोपाल कृष्णन नाम है। तो मनोहर पारिकर, हाँ, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 की बात कर रहे हैं भाई। तो ये पुरस्कार अभी साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। क्या नाम है, साई गौतम गोपाल कृष्णन। हाँ, साई गौतम गोपाल कृष्णन नाम है। बात क्लियर हुआ भाई। तो मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 दिया गया है साई गौतम गोपाल कृष्णन। ये मनोहर पारिकर जो गोवा के क्या थे भाई, गोवा के क्या थे, ये गोवा के मनोहर पारिकर तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना भाई, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो उनके निधन के बाद जो है, हाँ, ये वैज्ञानिक पुरस्कार शुरू किया गया, उनके नाम से शुरू किया गया है। तो ये पुरस्कार भी साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। बात समझ में आया भाई। चलिए, हमने आपको बताया था कि सीबीएसई
का अंतरराष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन अभी दुबई में हुआ है। हमने बताया था भाई सीबीएसई बोर्ड का जो है अंतरराष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन कहां हुआ है, दुबई में हुआ था। यह बात हमने बताया था आपको। हम एक बार और आपको याद करा दें कि बाली यात्रा महोत्सव कहां पर, उड़ीसा। हाँ, बाली यात्रा महोत्सव कहां पर, उड़ीसा। हाँ, बाली यात्रा महोत्सव कहां पर, उड़ीसा में जो है मनाया गया। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया। हमने आपको बताया था कि किस महिला ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति या चुनाव पाया है, तो वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में हाँ गजाला हाशमी। क्या नाम था, गजाला हाशमी। क्या नाम था भाई, गजाला हाशमी का नाम आपको याद है। बात समझ में आया। चलिए, हमने आपको बताया था डीएनए का द्वि हेलिक्स संरचना, डीएनए का हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई, डीएनए का द्वि हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले नाम क्या था भाई, जेम्स वाटसन का हाल ही में निधन हो गया। और याद रखिएगा इसी नवंबर महीने में तो निधन हुआ है, जेम्स वाटसन का निधन हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। कब दिया गया था भाई, 1962 में जेम्स वाटसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने क्या किया, डीएनए द्वि हेलिक्स संरचना की खोज किया था। क्या, डीएनए द्वि हेलिक्स संरचना की खोज किया था। जेम्स वाटसन का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। हमने आपको बताया COP30 का जो आयोजन होगा ब्राजील में, कहां होगा भाई, ब्राजील के अंदर होगा। तो COP30 का आयोजन ब्राजील में होना है। COP32 की मेजबानी करने के लिए इथोपिया को चुना गया। किसे, इथोपिया को चुना गया है। समझ में आया, किसे चुना गया है, इथोपिया को चुना गया है। बात समझ में आ गया भाई। चलिए, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो आपसे पूछा यह जाएगा कि एशिया का सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 2025 में मुंबई को पहला स्थान, किसे, मुंबई को पहला स्थान दिया गया था। बात समझ में आया। द गेटवे ऑफ इंडिया कहां, मुंबई के अंदर है। द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है। और याद रखिएगा 30 मार्च 1911, क्या 30 मार्च 1911 को द गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना, 30 मार्च 1911 को द गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये भी कहां है, मुंबई के अंदर है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जो है, अगर पूछा जाए, खिताब नहीं, हम आपसे पूछ लें अजलान शाह हॉकी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित। अजलान शाह टूर्नामेंट का संबंध किससे है, तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह क्रिकेट टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है। बात क्लियर हुआ भाई। चलिए, अभी जो है एक प्राइज दिया गया है। हाँ, नाम याद रखना अगर पूछा जाए, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट। डेटन पीस प्राइज याद रखिएगा, पूछा जाएगा डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट का खिताब ये किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा हाँ, मशहूर लेखक सलमान रुश्दी। क्या नाम है भाई, सलमान रुश्दी ने जीता है डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट। डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट का खिताब जीता है सलमान रुश्दी। किसने जीता भाई, सलमान रुश्दी को यह खिताब मिला है, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट। बात समझ में आया। चलिए, तो और भी अब हम जो है जीएस के मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अभी हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर बात कर रहे थे, अब हम जीएस के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। बात समझ में आया भाई। तो हम पहला प्रश्न जो है जीएस से उठाएंगे कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा संविधान का अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, हाँ, संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। बात समझ में आया। तो ये बात याद रखिएगा, जो लोकसभा, याद रखिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, ये लोकसभा के प्रति क्या होता भाई, उत्तरदायी होता है। इसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि मंत्री परिषद की सारी जिम्मेदारी होती है कि लोकसभा में क्या करना भाई, बहुमत बना के
रखना, क्या करना है, बहुमत बना के रखना, एक भी सीट कम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आए तो अन्यथा सरकार गिरने की पूरी संभावना रहती। इसीलिए मंत्री परिषद जो है, अगर पूछा जाए कि सामूहिक शब्द आएगा तो याद रखिएगा, हाँ ये लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद का होता है भाई, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। हाँ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति कैसा जिम्मेदार होता है, सामूहिक रूप से। तो याद रखिएगा जितने मंत्री हैं तो हाँ ये सभी को क्या करना है, सामूहिक रूप से लोकसभा में अपनी आस्था बना के रखना है। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता, भाई उत्तरदायी होता है। बात समझ में आया। तो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल ऐसे पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है, तो बताइएगा लोकसभा के प्रति। चलिए हम महत्वपूर्ण और भी प्रश्नों पर बात करते हैं। हम बात करेंगे PIL, हम बात करने वाले हैं PIL। तो सवाल ऐसे है कि जब जो है भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया, लोकहितवाद माने PIL, तो लोकहितवाद लाया गया, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ PN भगवती। नाम क्या था भाई? PN भगवती। तो याद रखिएगा PN भगवती के समय ही, हाँ PN भगवती के समय ही क्या लाया गया भाई? PN भगवती के हाँ समय ही लाया गया क्या? तो याद रखिएगा PIL जिसको कहते हैं लोकहितवाद। क्या कहते हैं भाई? लोकहितवाद लाया गया। हाँ लोकहितवाद लाया गया, PIL अर्थात लोकहितवाद लाया गया। तो नाम याद रखें, जनहित याचिका इसी को तो कहते हैं भाई, यही तो जनहित याचिका है। तो PN भगवती जो क्या थे भाई, चीफ जस्टिस थे, उन्हीं के समय ऐसा किया गया था। PN भगवती, हम डिटेल में इस पर क्लास भी आपको जो है लेने वाले हैं, तो याद रखिएगा इस पर डिटेल PIL पर क्लास होने वाला है, बस थोड़ा सा हमें समय जो है चाहिए। चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जी को मैन ऑफ एक्शन, हाँ मैन ऑफ एक्शन जो है ये किसे जो है कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को मैन ऑफ एक्शन किसने कहा है? तो पूछा जाएगा कि मैन ऑफ एक्शन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मैन ऑफ एक्शन ये कहा जाता है किसे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाँ मैन ऑफ एक्शन किसे कहा जाता भाई? तो नरेंद्र मोदी जी को तो कहा जाता भाई, तो नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है हाँ मैन ऑफ एक्शन। ये किसने कहा? बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने द मैन ऑफ एक्शन किसे कह दिया? नरेंद्र मोदी को द मैन ऑफ एक्शन कहा जाता है। समझ में आया भाई किसे कहा जाता है? मोदी जी को। किसने कहा? बराक ओबामा ने। किसने कहा ये बात? तो बराक ओबामा। ये बराक ओबामा कौन है भाई? तो ये तो राष्ट्रपति पूर्व, कहां के? अमेरिका के। हाँ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मैन ऑफ एक्शन कहा था किसे? नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे भी सवाल पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। चलिए हम और भी मुद्दे पर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में, हाँ राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप कब लिया? राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप कब लिया? हाँ राष्ट्रीय आंदोलन में अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित, हाँ राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप कब लिया? आंदोलन का रूप कब ले लिया? रूप कब लिया? तो ऐसा सवाल आप देखेंगे, है तो आसान, बस भाषा थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपका उत्तर पता चलेगा। हम बात करने वाले हैं जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे। जब जन संगठित की बात करेगा, जन संगठित आंदोलन का रूप कब लिया, तो यह बात कर रहा है कि कांग्रेस कब बना। चूंकि जब कांग्रेस बना तभी भारत के सारे बड़े बड़े नेता एक ही मंच पर आ गए थे। अर्थात ये जो है जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था 1885। तो जब 28 दिसंबर 1885 को हाँ डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई, तभी भारतीयों सभी क्रांतिकारी नरम दल और गरम दल के लोगों को एक मंच मिला जिससे वो अपनी बात सरकार तक आसानी से पहुंचा सकें। तो उसी को कहा जाता कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन ने पहली बार हाँ जन संगठित आंदोलन का रूप कब ले लिया था? तो जब कांग्रेस बन गया तभी क्या हो गया? जन संगठित आंदोलन बन गया। क्या हो गया भाई? जन संगठित आंदोलन हुआ। समझ में आया भाई? चलिए आप हमें बताइए काली मिर्च का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो का से काली मिर्च, का से
केरल। तो काली मिर्च जो है क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सबसे ज्यादा काली मिर्च केरल में इसका उत्पादन होता है। इसीलिए याद रहे मसालों का बगीचा क्या है, केरल है। हम मसालों का बगीचा केरल है। और हाँ याद रखिएगा मसालों का बगीचा केरल है और मसालों की रानी इलायची अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो काली मिर्च सही है। मसालों की रानी काली मिर्च भी हो जाएगा, याद रहे। समझ में आया भाई। तो सबसे ज्यादा काली मिर्च का उत्पादन कहां, केरल में। मसालों का बगीचा कहां, केरल में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां, केरल में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आया भाई। चलिए तो याद रखिएगा हम बात करें अगर एक पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन, किसकी बात करने वाले भाई, मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करने वाले हैं। तो सलमान रुश्दी ने लिखा था, ये बात भी हमने आपको बताया। हाँ तो मिडनाइट चिल्ड्रन, हाँ मिडनाइट चिल्ड्रन, हाँ ये किसने लिखा भाई, तो ये लिखा सलमान रुश्दी ने। किसने लिखा भाई, सलमान रुश्दी ने लिखा। और क्या केवल यही लिखा, नहीं भाई, हाँ तो सर्टेन वर्सेस भी लिखा सलमान रुश्दी ने। द सर्टेन वर्सेस, याद रखिएगा द सर्टेन वर्सेस, ये भी किताब किसने लिखा, तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आया। चलिए घर और अदालत, एक महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करने वाले हैं। घर और अदालत, लीला सेठ ने लिखा है। घर और अदालत एक पुस्तक है, लीला सेठ। तो सवाल पूछा जाएगा घर और अदालत ये किताब किसने लिखा है, तो याद रखिए लीला सेठ ने लिखा। लीला सेठ, नाम क्या है, लीला सेठ। तो लीला सेठ की पुस्तक का नाम है घर और अदालत। हाँ घर और अदालत, लीला सेठ की पुस्तक का नाम है घर और अदालत। क्या नाम है भाई, हाँ घर और अदालत। चलिए और भी बात करने वाले हैं। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी किताब है, चेतन भगत ने लिखा है। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ, हाँ चेतन भगत ने लिखा है कि मेरे जीवन का 3 सबसे बड़ी जो भूल है, ये लिखा किसने, चेतन भगत ने लिखा। चेतन भगत ने लिखा। हाँ याद रखिएगा द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, किसने लिखा भाई, चेतन भगत ने लिखा है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो मेरे जीवन में 3 महाभूल जो हुआ है, उस भूल की बात करने वाले हैं चेतन भगत। बात समझ में आया। इनके बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिस पर फिल्म भी बन चुका है। क्या बन चुका भाई, फिल्म भी बन चुका है। हाँ तो कोई एक मूवी बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया। तो हाँ द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया जो है, हाँ ये पुस्तक है। और द घर और अदालत जो है ये किसने, लीला सेठ ने। किसने लिखा भाई, लीला सेठ ने घर और अदालत, लीला सेठ के द्वारा हाँ घर और अदालत ये पुस्तक लिखा गया। बात समझ में आया। चलिए भारत में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां है, महाराष्ट्र में है भाई। तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए, हाँ सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहां है भाई, महाराष्ट्र के अंदर है। तो महाराष्ट्र के बाद क्या उत्तर प्रदेश है क्या, बिल्कुल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश का भी नाम आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु का नाम याद रखना है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात करने वाले हैं। कभी क्रम से लगाने के लिए पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल बता दीजिएगा। सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया भाई। तो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, नगरीय जनसंख्या पूछ रहा। क्या पूछ रहा भाई, नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा ये किन राज्यों में है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ। तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो है नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चलिए उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का, याद बिल्कुल करेक्ट भाई। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो पहले बताइएगा। उत्तर प्रदेश का पहले नहीं, हम पहले उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं। पहले हम ऑल यूपी की बात कर रहे हैं।
तो 829 वर्ग किलोमीटर, 829 यह वर्ग किलोमीटर है। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश का पूछेंगे तब ये बताइएगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनघनत्व, तो गाजियाबाद। कितना है भाई गाजियाबाद का? 3971। हाँ, तो गाजियाबाद का कितना है भाई? गाजियाबाद का अगर पूछा जाए तो गाजियाबाद का जो है ये जनघनत्व हो जाएगा 3971, माने 1 किलोमीटर में 3971 लोग रहते हैं। इसके बाद क्या बनारस का भी याद है? हाँ, बनारस का 2395, बनारस में 2395 लोग रहते हैं भाई। वाराणसी के अंदर याद रखिएगा 2395 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में 2395 लोग रहते हैं। कहां पर? बनारस के अंदर। तो बनारस से कम लोग लखनऊ में रहते हैं भैया, 1816। तो लखनऊ का जनघनत्व कितना है? 1816। हाँ, लखनऊ 1816, लखनऊ का जनघनत्व कितना है? 1816 है, 1816 है। भदोही का 1555 है, भदोही का 1555 जनघनत्व है। भदोही का कितना है? तो भदोही का हो जाएगा 1555। ये जनघनत्व याद रखना है। सवाल कुछ भी पूछे आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो पा रहा भाई? ये जनघनत्व होता क्या है? तो 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं भाई? गाजियाबाद। यही तो छोटा दिल्ली, यही क्या भाई? छोटा दिल्ली, इसी को तो कहते हैं गाजियाबाद को। समझ में आया भाई? हाँ, याद रखिएगा औद्योगिक राजधानी गाजियाबाद हो जाएगा भाई। चलिए, तो सिमुक जो है ये किस वंश का संस्थापक था? सिमुक। तो याद रखिए जो सातवाहन, बिल्कुल करेक्ट भाई, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था भाई? सातवाहन वंश का संस्थापक हो जाएगा सिमुक हो जाएगा भाई। तो सिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा कि जो सिमुक है इसने कण्व वंश के शासक, हाँ, कण्व वंश के शासक की हत्या किया। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मन। क्या नाम था भाई? सुशर्मन की हत्या करके, हाँ, कण्व वंश के राजा सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने क्या किया था? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया था। आंध्र सातवाहन वंश, ये आंध्र सातवाहन ये नया ब्राह्मण वंश था। क्या ये ब्राह्मण थे? हाँ, ये ब्राह्मण थे भाई। तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके, फिर सुनिएगा, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने क्या किया था भाई? आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किया था। और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कहां थी? प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। शीशे का सिक्का चलाया, शीशे का सिक्का चलाया। तो क्या शीशे का सिक्का चलाया? हाँ, प्रोटीन का भी सिक्का चलाया। तो सीसा और प्रोटीन याद रखना है, सीसा प्लस प्रोटीन का सिक्का। तो सीसा और प्रोटीन का सिक्का किसने चलाया? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया। और याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतिष्ठित राजा कौन था, तो नाम है गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम है भाई? गौतमी पुत्र सतकर्णी। हाँ, इसका सबसे प्रतापी राजा अगर पूछा जाए, प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो गौतमी पुत्र, हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या नाम था भाई? हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी नाम था। राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान। चलिए, हम बात करने वाले हैं कबीरदास की। जो है अगर जन्मस्थली पूछेगा तो आपको पता है बनारस में इनका जन्म हुआ कबीरदास का, लेकिन उनकी समाधि स्थल मिलेगी यही सिद्धार्थ नगर के बगल में है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में है मगहर। तो कबीर की समाधि स्थल कहां है? मगहर है। अगर पूछा जाए कि मगहर महोत्सव कहां लगता है, तो संत कबीर नगर में। कहां लगता है भाई? संत कबीर नगर में मगहर महोत्सव लगता है। याद रखिएगा हर बातें लिखना नहीं है, कुछ बातें दिमाग के अंदर बैठाते हुए चलना है। तो कबीर महोत्सव कहां? मगहर। मगहर कहां? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की जो है मुख्यालय क्या? खलबली। अरे खलबली नहीं, खलीलाबाद। खलबली से खलीलाबाद याद रखिएगा। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद हो जाएगा। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है? बिल्कुल करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी में तो है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां भाई? फतेहपुर सीकरी में तो है। समझ में आया भाई? हाँ, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहां है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। हमें बताइएगा कि पानीपत का, हाँ, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ भाई? हाँ, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1500। बात क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई? 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध बताइए।
1556। पानीपत का दूसरा कब हुआ? 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556। हल्दी घाटी बताइएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हाँ, हल्दी घाटी, अकबर और महाराणा प्रताप, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ है? चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799। हाँ बिल्कुल करेक्ट भाई, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये 1799। कब हुआ भाई? 1799। हम केवल मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें ना करके केवल मुद्दे पर बात करने वाले हैं भाई। बात क्लियर हुआ? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817। हाँ, तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1817 में। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1817 से लेकर 1819 तक चला था तृतीय मराठा युद्ध। हम केवल बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहे हैं भाई। चलिए, फिर क्या सवाल पूछेगा कि एलपीजी नीति अगर पूछा जाए कब आया था? एलपीजी नीति कब आया था? 1991, 1991 लिख लीजिएगा। अगर पूछा जाए नई आर्थिक नीति जिसे एलपीजी नीति कहते हैं, हाँ नई आर्थिक नीति जिसे एलपीजी नीति कहते हैं, याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति जिसे क्या कहते हैं? एलपीजी नीति कहते हैं। नई आर्थिक नीति, हाँ जिसे क्या कहते हैं भाई? इसी को एलपीजी नीति भी कहा जाता है। एलपीजी नीति अगर पूछा जाए ये कब आया, तो याद रखिएगा यह आया 1991 में आया, 1991 में आया भाई। बात समझ में आया? तो अगर ये ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो बताइएगा 1991। इसका अगर भाषा बदल दिया जाए तो भाषा बदल के क्या पूछा जाएगा? उदारीकरण, हाँ निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या पूछा जाएगा भाषा बदल के? तो ऐसा पूछा जाएगा उदारीकरण, निजीकरण, हाँ निजीकरण और वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण की अवधारणा कब शुरू हुई? तो बताइएगा, क्या बताना भाई? हाँ तो 1991। याद रखना है, वैश्विककरण की अवधारणा भी उत्पन्न होती है 1991 में। तो नई आर्थिक नीति, एलपीजी नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की अवधारणा शुरू होती है कहां से? तो 1991 की बात करते हैं। बात समझ में आया? चलिए, क्या मुद्रास्फीति का नाम सुने हैं? मुद्रास्फीति होता क्या है? मुद्रास्फीति में हमारे देश की साख गिर जाती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। तो क्या क्या हो सकता है? अगर मुद्रा की वैल्यू गिर जाए तो क्या हो सकता है? क्या सरकारी जो तंत्र है वो चिंता का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? बन सकता है। क्या भारत के लोगों में अगर मुद्रास्फीति हो जाए तो लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इसका जो है प्रभाव, जो अगर सरकारी जो है अगर कहा जाए कि भारत के मुद्रा का स्फीति हो गया तो क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं इस पर बवाला करती कि नहीं करती हैं? हाँ, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती नहीं बढ़ जाती हैं? बढ़ जाती हैं। तो याद रहे, जब भी पैसे की वैल्यू अगर गिरती है तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं भाई? मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझ में आ गया भाई? तो जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो ये मान के चलिए कि देश के ऊपर एक तरह से संकट की स्थिति बन जाती है। सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी हलका है, उसमें चिंता का विषय हो जाता है। लोगों के अंदर क्या हो जाता भाई? असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया भाई? मान लीजिए भारत का रुपया नेपाल के रुपए के बराबर हो जाए तब क्या होगा? तब तो बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। अभी तो हमारे देश का रुपया क्या भाई? नेपाल के रुपए से तो बड़ा है कि नहीं बड़ा भाई? बड़ा है। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति में पैसे का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ में आया? चलिए, तो बताइए कथकली कहां का है? कथकली केरल का भाई। केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली केरल का है। याद रखिएगा, कृष्णन नायर। हाँ, क्या नाम याद रखना है? कृष्णन नायर का नाम याद रखना है। कृष्णन नायर का नाम याद रखना है। ये तो कथकली से संबंधित है। हाँ, कथकली की मशहूर नृत्यांगना है। क्या नाम है? हाँ बताइए। प्रोडक्ट अगर मुद्रास्फीति हो गया भाई तो उसमें बिल्कुल करेक्ट हो गया, महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। महंगाई तो बढ़ना ही है। बात समझ में आया? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी का संबंध किस, हाँ तो कुचिपुड़ी कहां से भाई? तो आंध्र प्रदेश से
कुचिपुड़ी का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से राजा और राधा रेड्डी। हाँ, कुचिपुड़ी से संबंधित है। हाँ, राजा और कुचिपुड़ी अगर पूछा जाए तो इससे एक नाम याद रखना, राजा और एक राधा रेड्डी। राधा रेड्डी, इन दोनों का संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। बात समझ में आया? ये दोनों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, तो ये भी याद रखना है। और हम आपसे अगर पूछें यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम, तो भरतनाट्यम बताने का प्रयास करिएगा। हाँ, भरतनाट्यम। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का अगर बात करें तो ये जो है, हाँ, यामिनी कृष्ण मूर्ति। बात समझ में आया भाई? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो आराम हराम है। हाँ, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था भाई? बाल गंगाधर तिलक। हे राम महात्मा गांधी ने कहा। हे राम महात्मा गांधी ने कहा। और महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया? तो याद रखना है, हाँ, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ऐसा कहा था। बात समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? चलिए, तो याद रखिएगा, सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही सवाल पेपर में आएंगे, इसलिए आपको चारों तरफ क्या सोच के चलना है। कहीं से भी सवाल बनेगा, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आए? चलिए, और भी सवाल क्या पूछा जा सकता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना नहीं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, हाँ, अगर पूछा जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना अगर पूछा जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्थापना। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया भाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो क्या ये नरम दल के थे कि गरम दल के? अरे नरम दल के थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के थे। सवाल याद रहे, अगर पूछा जाए कि कौन सा नेता अतिवादी, दो भाषा हम बताने वाले हैं आपको। एक तो याद रखिएगा, अतिवादी माने होता है, हाँ, अतिवादी का मतलब होता है गरम दल। तो पूछेगा कौन सा नेता अतिवादी था? तो अतिवादी था तो लाल बाल पाल। कौन अतिवादी नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस टाइप के नेताओं का नाम आता है। तो अतिवादी माने गरम होता। क्या होता भाई? गरम होता है। समझ में आया? चलिए, तो हमें बताइएगा कि हाँ, संविधान का अनुच्छेद 55 पता है? अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान ये अनुच्छेद 55 में है। कहां भाई? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, ये अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें लिखा है? अनुच्छेद 55 में है। संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता। घबराइए नहीं, इसका जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बात समझ में आए? तो इसलिए आपको जो है ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। समझ में आया भाई? तो हम क्या कह रहे थे भाई? हम किस मुद्दे पर बात कर रहे थे? अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। वैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया भाई? आयरलैंड से लिया गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? हाँ, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या लेते हैं भाई? भाग लेते हैं। समझ में आया भाई? तो इतनी बातें आपको याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम आपसे बात पूछेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि आप बताइएगा कि राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता कौन? राज्यपाल जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में कड़ी का काम करता है। बात समझ में आया भाई? चलिए बताइएगा कि आपको ये बताएं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाँ, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा शपथ दिलाते हैं। समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मानव के शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए
तो क्या हो जाएगा भाई, घेघा हो जाएगा। उसी को तो गाउटर कहते हैं, गाइटर कहते हैं भाई, हाँ गाइटर रोग कहते हैं। तो गाइटर रोग माने होता है घेघा। हाँ ये किसके कमी से, तो आयोडीन की कमी से। हाँ याद रखना है, आयोडीन समुद्री खरपतवार से मिलता है। हाँ समुद्री खरपतवार से आयोडीन मिलता है, समुद्री खरपतवार से मिलता है। और आयोडीन में, समुद्री खरपतवार में याद रखना है लेमिनेरिया, क्या याद रखना है, लेमिनेरिया से ही हाँ आयोडीन मिलता है, लेमिनेरिया। तो याद रखिएगा समुद्री खरपतवार से ही क्या मिलता है, आयोडीन, और लेमिनेरिया से भी आयोडीन प्राप्त होता है। समझ में आया भाई, हाँ इतनी बातें याद रखिएगा कि गाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। और आप जानते हैं इसीलिए जो है हाँ आयोडीन की मात्रा हमें लेनी चाहिए, आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। समझ में आया भाई। चलिए तो हमें बताइएगा, जब किसी देश के मुद्रा का अवमूल्यन होता, अवमूल्यन माने गिर जाता, साख, तो उस देश में क्या होता है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष हमारे देश की मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, हो जाती है, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। विदेशी मुद्रा डॉलर बढ़ जाएगा, भारत का रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भारत का रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा भारत का रुपया अगर कम हो गया तो कोई वस्तु हम बेचेंगे, कोई वस्तु बेचेंगे तो याद रख, खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, अरे उसका डॉलर मजबूत है, और बेचेंगे तो सस्ता पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो कोई भी जब भारत के पैसे का अवमूल्यन हो जाता है तो विदेशी मार्केट में हमारे देश की पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। जब कोई वस्तु, बिल्कुल जब कोई वस्तु खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, और जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, सस्ता हो। समझ में आया भाई, सस्ता हो जाएगा। तो इसीलिए अवमूल्यन जो है, आपने देखा कि अवमूल्यन से जब पैसे की वैल्यू गिरती है। चलिए आप हमें बताइएगा, भारत में नोटबंदी जो है ये अब तक 3 बार हो चुकी है। कितनी बार, 3 बार हो चुकी है। लेटेस्ट वाला जो नोटबंदी था, हाँ 8 नवंबर 2016 को कितने रुपए के नोट को बंद किया गया था। हाँ तो याद रखिएगा 8 नवंबर 2016, हाँ तो 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ भाई, ये नोटबंदी हो गया। हाँ नोटबंदी किया गया जिसमें हाँ 1000 और 500 के नोट को क्या किया गया, चलन से बाहर कर दिया गया, चलन से बाहर कर दिया गया। ध्यान से बातों को सुनते रहिए, गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया। चलिए आप हमें बताइएगा कि आपको यह बताना कि भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसकी कोई एक महत्वपूर्ण बात बताइएगा क्या था भाई। भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था भाई, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई। हाँ सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी। अरे यही तो है 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार। तो पूछा जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है, मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक जो है निर्वाचन मंडल का व्यवस्था इसी में किया गया था। समझ में आया भाई। आप हमें बताइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ, 1919 में। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, और इसको कहते मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, और प्रांतों में हटाकर केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था, 1935 में। समझ में आया भाई। तो याद रखना है प्रांतों में द्वैध शासन। हाँ अगर पूछा जाए तो गलत नहीं करना है भाई, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था 1919 में। लेकिन अगर पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में हाँ द्वैध शासन अगर पूछा जाए तो कब हुआ भाई, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। समझ में आया। और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई थी। तो बातें याद रखना, गलत नहीं करना है। अब हम बात करने वाले हैं भारत के विषय में। तो भारत की बात करें तो आपको बताना है कि कौन सी बातें करेक्ट हैं। चलिए पहले बात पर चर्चा करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, सही कि गलत। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है, बात बिल्कुल करेक्ट है। हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हम तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं, भारत में समाजवाद है और समाजवाद से लोग बंधे हुए हैं, ये भी बात क्या है, करेक्ट है। हम चौथे मुद्दे पर बात करते हैं कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है,
नहीं है, नहीं है। भारत में हाँ अध्यक्षात्मक वाला तो अमेरिका में है, भारत में संसदीय प्रणाली। कैसा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। हाँ भारत में अर्धसंघीय प्रणाली भी है, अर्धसंघीय है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत के अंदर लोकतंत्रात्मक की व्यवस्था है, भारत एक गणतंत्र है, भारत समाजवादी है, भारत पंथ निरपेक्ष है। समझ में आया भाई? भारत क्या है? अखंड है। भारत क्या है? अखंड है। चलिए हमें बताइएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में लिखा? नहीं, गलत हो गया, 52 में लिखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा है? 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। समझ में किसमें लिखा भाई? 52 में लिखा है। हमें आपको यह बताना है कि बताइएगा 53 क्या कहता है? संघ की हाँ कार्यपालिका शक्ति हाँ राष्ट्रपति में क्या निहित है। हमें बताइएगा मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 51 का। मूल कर्तव्य किसमें लिखा है? 51 का में मूल कर्तव्य लिखा है। हमें बताइएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये कहां लिखा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 154 अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 154 की बात करता है। समझ में आया? हम बताएं कि राज्य की महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 165 में। राज्य के महाधिवक्ता किसमें लिखा भाई? तो महाधिवक्ता अगर पूछा जाए तो ये लिखा हुआ 165 में। हम महाधिवक्ता का उल्लेख है 165 में। समझ में आया भाई? 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 6 प्रकार की आजादी है। 19 के अंतर्गत कितनी आजादी है? 6 प्रकार की आजादी है। समझ पा रहे हैं भाई? तो हमें यह बताइएगा क्या राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार है कि नहीं है? है। सूचना अधिकार भी क्या है? ये मूल अधिकार है। क्या भाई? मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। हम सूचना मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सूचना मांग सकते हैं। बात समझ में आए? चलिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में आया था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में? बिल्कुल करेक्ट। 1904 में तो कर्जन ही रहा होगा भाई। 4 में कौन रहा होगा? कर्जन रहा होगा। तो पूछा जाएगा कि प्राचीन स्मारक हाँ संरक्षण अधिनियम 1904 हाँ अधिनियम 1904 ये किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो बताइएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ऐसा हुआ था। किसके शासनकाल में भाई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये लागू हुआ था 1904। तो कर्जन के शासन काल में। बात समझ में आया भाई? जिसने बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। समझ में आया भाई? चलिए आपसे पूछा जाएगा एक गैस के बारे में। आपसे पूछा जाएगा फ्रियान गैस का काम क्या होता है? फ्रियान गैस का काम क्या होता है? तो याद रखना फ्रियान जो गैस है ये प्रशीतक का काम करता है। हाँ ये शीतल, प्रशीतक का मतलब हो गया शीतल, ठंडा रखने का कार्य करता है। तो क्या अमोनिया और फ्रियान दोनों फ्रिज में पाए जाते हैं क्या? हाँ पाए जाते हैं। क्या याद रखिएगा ऐसा सवाल भी पूछा जाएगा। पूछेगा रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव्य हाइड्रोजन का। रॉकेट ईंधन में अगर रॉकेट का ईंधन पूछा जाए हाँ द्रव्य हाइड्रोजन ये रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। द्रव्य हाइड्रोजन जो है ये रॉकेट ईंधन के रूप में काम किया जाता है। रॉकेट ईंधन तो याद रखिएगा हाँ तो द्रव्य हाइड्रोजन जो है ये रॉकेट के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए अभी जो है हम बात करने वाले हैं तो अभी हुआ क्या है? अभी जो है याद रखना कि भारतीय जो है प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने क्या किया है? इसके द्वारा अभी जो है ड्रोन अनुसंधान केंद्र बनाया गया। तो पूछा जाएगा कि नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां हुआ? नए ड्रोन अनुसंधान केंद्र की स्थापना अनुसंधान केंद्र की स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखना है, बताना है आईआईटी रुड़की। हाँ आईआईटी रुड़की के अंदर नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। नए ड्रोन अनुसंधान केंद्र की स्थापना
IIT रुड़की के अंदर ऐसा हुआ है अभी हाल ही में, याद रखिएगा। समझ में आ गया भाई? हाँ, याद रखना है। IIT रुड़की में ही अभी जो है नया ड्रोन अनुसंधान, मतलब ड्रोन के ऊपर सर्च होगा। ड्रोन के ऊपर सर्च होने वाला कहां पर? तो IIT रुड़की में होने वाला है, ड्रोन के ऊपर सर्च होने वाला है। समझ में आया भाई? आपसे पूछा जाए ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी कहां से निकलती भाई? तो ताप्ती नदी अगर पूछा जाए, हाँ, ताप्ती नदी कहां से निकलता है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है भाई? तो मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। और याद रखिएगा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक, हाँ याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, कौन सा? हाँ, बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलती है। मुल्ताई तालाब से निकलती है, हाँ, मुल्ताई तालाब से तो निकलती है। ये ताप्ती नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलता है क्या? ताप्ती नदी, याद रखिएगा। समझ में आ गया भाई? सवाल पूछा जाएगा। चलिए और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो आपको बताना, जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका। हाँ, जूलू जनजाति, याद रखिएगा, जूलू जनजाति अगर पूछा जाए तो बताना है दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जूलू जनजाति कहां पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में जूलू जनजाति पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। यह कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, कृषि भी करती है, पशुपालन भी करती है, मांसाहारी भी है। बात समझ में आया? तो जूलू जनजाति कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जूलू जनजाति पाई जाती। समझ में आ गया भाई? जूलू जनजाति कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। समझ में आया? अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में, गौंड जनजाति भारत में। गौंड जनजाति कहां पर? भारत में। और भी इसे याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि बुशमैन जनजाति जो चींटी खाती है कालाहारी मरुस्थल में, क्या बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। समझ में आया भाई? तो बुशमैन भी कालाहारी मरुस्थल में, जो चींटी, क्या चींटी खाती है, चींटी खाती है भाई। तो ऐसे जनजाति का नाम भी याद रखना है, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन। हाँ, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति। समझ में आया भाई? चल, हाँ, तो तकला मकान मरुस्थल, हाँ, चाइना के अंदर है। गोभी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है। गोभी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया के अंदर है गोभी मरुस्थल। तो गोभी मरुस्थल मंगोलिया के अंदर है, गोभी मरुस्थल मंगोलिया में पाई जाती है। समझ में आ गया भाई? हाँ, गोभी मरुस्थल मंगोलिया में पाई जाती है। बात क्लियर हो? चलिए, तो आपने एंटालिया का नाम सुना है? एंटालिया, एंटालिया का नाम नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। ये एंटालिया जो है ये मुकेश अंबानी के घर का नाम है। मुकेश अंबानी के घर का नाम क्या भाई? एंटालिया। तो हम देखिए अपने घर का तो नहीं बता रहे हैं, हम तो मुकेश अंबानी के घर की बात कर रहे हैं। तो एंटालिया जो है ये मुकेश अंबानी के घर का नाम है। बात समझ में आया? हाँ, तो याद रखना है ये मुकेश अंबानी के घर का नाम है जो महाराष्ट्र में है। ये इनका क्या भाई? इनका घर है जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। हम बैलाडीला की खान पर बात करें तो बैलाडीला की खान कहाँ? छत्तीसगढ़ में। यहां से लोहा निकलता है, बैलाडीला से लोहा निकलता है। ये छत्तीसगढ़ में, कहां पर? छत्तीसगढ़ में पाया जाता। क्या निकलता? लोहा निकलता है। हम चिकमंगलूर की बात करते हैं, कर्नाटक में लोहा निकलता है। चिकमंगलूर की बात करते हैं, यहां से भी जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। यहां से क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता। हम मयूरभंजक की बात करते हैं, लोहा निकलता उड़ीसा में। मयूरभंज जिला उड़ीसा, मयूरभंज, यहां से निकलता है लोहा। ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर? उड़ीसा में। मयूरभंज जिला उड़ीसा के अंदर पड़ता है। हम सिंहभूमि की बात करते हैं, झारखंड में पड़ता है। लोहा निकलता है सिंहभूमि, झारखंड, सिंहभूमि। हाँ, कहां पर? झारखंड। यहां से भी क्या निकलता है? तो लोहा निकलता है। सिंहभूमि भी कहां मिलेगा भाई? झारखंड के अंदर मिलेगा। हाँ, सिंहभूमि कहां है? तो झारखंड के अंदर मिलेगा सिंहभूमि। समझ में आया भाई? सिंहभूमि कहां पर? झारखंड के अंदर। और यहां से भी क्या? लोहा निकलता है। समझ में आया? क्या निकलता है?
लोहा निकलता है। बैलाडीला, चिकमंगलूर कर्नाटक वाला और मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड, यहां से लोहा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है भाई? ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है। भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल पूछा जाए, भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में थार मरुस्थल स्थित है। समझ में आया भाई? तो एंटालिया आपको समझ में आया? ये मुकेश अंबानी का मुंबई वाला जो घर है, ये क्या है? एंटालिया है। बात समझ में आया भाई? एंटालिया है। वैसे याद रखिए बिंबिसार का जो महल है, बिंबिसार का महल, हाँ, बिंबिसार का जो लकड़ी का महल, उसका डिजाइन बनाया था महागोविंद ने। किसने? महागोविंद ने बनाया था। तो ये भी याद रखना, महागोविंद ने बनाया था। हाँ, किसका महल? बिंबिसार का महल लकड़ी का बना हुआ था। और ये भी सवाल याद रखना है, अपना घर तो पता नहीं है, लेकिन बिंबिसार का घर, मुकेश अंबानी घर, ये घर हम लोगों को याद करना पड़ रहा है। बड़ी दुर्दशा है भाई, बड़ी दुर्दशा हो गया भाई। तो याद रखना है, सरकारी नौकरी पाना है तो ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे, अपना घर छोड़ के सवाल पूछा जाएगा, दूसरे के घर का जो है सवाल पूछा जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले, अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने हैं। तो आपको जो है ये बता देना है, आपको बताना, क्या आप क्वाड का नाम सुने? क्वाड, क्वाड का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो याद रखिएगा, क्वाड एक समूह है। उस क्वाड में अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये सभी देश क्या एक ऐसा समूह है जो ये लोग रणनीति बनाते हैं सुरक्षा को लेकर। किसको? सुरक्षा लोग को लेकर एक रणनीति बनाते हैं। 2007 की बात है, शिंजो अबे, इन्होंने क्या किया? औपचारिक रूप से शिंजो अबे ने 2007 में क्वाड का जो है क्या किया? क्वाड का नाम रखा था शिंजो अबे ने। ठीक, क्वाड का नाम रखा शिंजो अबे। लेकिन क्वाड का अगर औपचारिक उद्घाटन की बात करें, क्वाड का जो है औपचारिक रूप से गठन हुआ था 17 में। क्वाड का औपचारिक गठन कब हुआ? तो 2017 में। इसका औपचारिक गठन कब हो गया? 17 में। नाम रखा था शिंजो अबे ने और गठन हुआ 2017 में। इसमें अमेरिका है, इसमें भारत है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ये सारे लोग क्या भाई? ये सारे लोग सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है इन लोगों का एक संगठन है। तो क्वाड का औपचारिक अगर पूछा जाए कि गठन कब हुआ? 2017 में हुआ है। समझ में आया? कब हुआ भाई? 2017 में हुआ है। क्वाड का गठन पूछा जाए कब हुआ है? तो 2017 में हुआ है। और क्वाड का जो नाम है ये शिंजो अबे के द्वारा, जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनके द्वारा 2007 में ऐसा नाम रखा गया था, शिंजो अबे। 2007 में नाम रखा गया था। तो और इसका औपचारिक गठन हुआ 2017 में। 10 साल बाद 7 में रखा गया, 17 में गठन हुआ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ये सभी जो है क्या हैं? ये इसके मेंबर हैं और ये रणनीति बनाते हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखकर क्या अपनी रणनीति बनाते हैं। तो 4 देशों का आप देखेंगे क्या है? ये समूह है। समझ में आया भाई? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। क्वाड का औपचारिक जो है गठन 2017 में। नाम दिया था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। क्या नाम था? शिंजो अबे। चलिए, हमारे पेट में जो हमारा अमाशय है, अमाशय रस जो भोजन को पचाता है, तो पूछेगा कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को कहते हैं अमाशय रस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये अमाशय रस है, यही तो भोजन को पचा देता है। कुछ भी खा लीजिए पचा देगा। क्या? यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया? चलिए, तो हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट, हड्डियों में कौन सा अम्ल है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट याद रखना है। हाँ, कैल्शियम फास्फेट ये हड्डियों में कहाँ उपस्थित रहता है? ये हड्डियों में उपस्थित रहता है। ये हड्डियों में उपस्थित रहता है। हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। अगर इतनी बात समझ में आया तो सिरका में कौन सा अम्ल है? हाँ एसिटिक। हाँ सिरका में एसिटिक। हाँ सिरका में एसिटिक याद रखना है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका के अंदर, किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में। हाँ सिट्रिक अम्ल अगर पूछा जाए
तो याद रखना है ये नींबू के अंदर होता है। सिट्रिक अम्ल कहां पर? नींबू के अंदर पाया जाता है। समझ में आया भाई? चलिए, दूध में लैक्टिक अम्ल है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। हाँ, लैक्टिक अम्ल जो है ये पाया जाएगा कहां पर? तो दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। समझ में आया भाई? लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी बिच्छू में पाया जाता है। चींटी हो, बिच्छू हो, इनमें जो है पाया जाएगा, हाँ, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, खुजली हो जाएगा। और आप देखेंगे खुजली के साथ साथ सूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सूजन भी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फार्मिक अम्ल जब चींटियां काटती हैं तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। समझ में आया भाई? तो फार्मिक अम्ल जो है चींटी में, बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल जो है मक्खन के अंदर। ब्यूटेरिक अम्ल जो है कहां पर? तो मक्खन के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल जो है, हाँ, ये मक्खन के अंदर, तो दही के अंदर पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। समझ में आ गया भाई? मौलिक अम्ल सेब में, हाँ, मौलिक अम्ल कहां पर? तो सेब के अंदर जो है, हाँ, सेब के अंदर मौलिक अम्ल पाया जाएगा। तो गलत नहीं करना है, सवाल को जैसा भी आएगा घुमा के आपको उत्तर इसका बता के चलना है। समझ में आ गया भाई? तो बताइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ भाई? 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ भाई। कब हुआ है? तो 1761 में हुआ पानीपत का कैसा युद्ध? तीसरा युद्ध। हाँ, तीसरा युद्ध अगर पूछा जाए तो यह 1761 में हुआ है। हाँ, अफगान और मराठों के बीच में, अफगान प्लस मराठा के बीच में हुआ, अफगान प्लस मराठों के बीच में हुआ। पानीपत का कौन सा? तीसरा युद्ध हुआ, अफगान और मराठा के बीच में हुआ। समझ में आ गया भाई? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान और मराठों के बीच में हुआ है, 1761 के अंदर हुआ है। कहां? 1761 में हुआ। समझ में आ गया भाई? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो अपने मुहाने पर यशचुरी का निर्माण करती है? यशचुरी का निर्माण नर्मदा नदी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि नर्मदा नदी के बारे में पूछे, कौन सी नदी अपने मुहाने पर, हाँ, यशचुरी का निर्माण करती है? तो मुहाने पर क्या करती है भाई? अपने मुहाने पर यशचुरी का निर्माण करती है। यशचुरी का निर्माण करती है। हाँ, यशचुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। यशचुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। तो पूछेगा कौन सी नदी ऐसा है जो यशचुरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी ऐसा करती है। यशचुरी मुहाने के पास ऐसे बनाती है, कर्व करके बनाती है। ठीक है भाई? चलिए, हाँ, अब हम बात करने वाले हैं, बताइएगा, आपको यह बता के चलना है कि ब्राह्मण परिवार की बात करते हैं। हाँ, ब्राह्मण परिवारों में से बताना आपको यह है कि ब्राह्मण परिवार में से बताना है। क्या आप भृगुवंशी ब्राह्मण के बात जानते हैं? भृगुवंशी ब्राह्मण, तो भृगुवंशी जो ब्राह्मण है वहीं के जो है, याद रखिए, भृगुवंशी ब्राह्मण ने उस दौर में जो है क्या किया था? पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भृगु थे, भृगु ब्राह्मण के पौत्र जो थे उनका नाम था जमदग्नि। क्या नाम था? जमदग्नि। ये भी ब्राह्मण थे। भृगु ब्राह्मण का पौत्र जमदग्नि, उनके जो है पुत्र का नाम था परशुराम। क्या नाम था भाई? परशुराम। समझ में आया? भृगु ब्राह्मण के पौत्र जमदग्नि, और जमदग्नि के जो पुत्र थे उनका नाम था महर्षि परशुराम। परशुराम ने क्षत्रियों की बात करें, 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था। तो किसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था? परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से क्या किया था भाई? एकदम क्षत्रिय विहीन कर दिया था, काटा था एक एक लोगों को। किसने? परशुराम ने 21 बार। ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया, और क्षत्रियों के जो है, याद रखिएगा, जो शासक थे उस समय, उनका नाम था अर्जुनास्त्र। क्या नाम था? अर्जुनास्त्र को पराजित किया, 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। तो कुछ बातें केवल सुनना है, लिखना नहीं है, कुछ बातें दिमाग में बैठा लेना है कि ब्राह्मण वंश, याद रखिए, ब्राह्मणों में सबसे प्रतापी थे भृगु। क्या नाम था? भृगु। भृगु जो थे वो ब्राह्मण थे। भृगु के पुत्र का नाम था जमदग्नि। क्या नाम था? हाँ, जमदग्नि, ऐसे लिख देते हैं, जमदग्नि।
ये भृगु के पुत्र थे, भृगु, भृगु याद रखना है। और इनके पुत्र का नाम था परशुराम। क्या नाम था भाई? परशुराम। और इन्होंने क्या किया? क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विनाश करने का काम किया भाई। समझ में आया भाई? चलिए और भी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं और अन्य प्रश्न पर बात करेंगे। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट एक किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। इस पुस्तक को किसने लिखा है? द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। हाँ, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इसको लिखा है जॉर्ज कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इसको लिखा है जॉर्ज कर्जन। एक किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट इस पुस्तक को लिखा किसने? तो याद रखना है, हाँ, जॉर्ज कर्जन। जॉर्ज कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन नहीं है, ये जॉर्ज कर्जन है। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक लिखा था जॉर्ज कर्जन ने लिखा। किसने लिखा भाई? जॉर्ज कर्जन ने लिखा है। हम आपसे पूछेंगे बाघ गुफा कहां है? बाघ गुफाएं किस राज्य में? बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। बाघ गुफा कहां है? मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, बाघ गुफाओं की खोज किसने किया? 1818 में। 1818 में बाघ गुफाओं की खोज करने वाले अंग्रेज का नाम था डेंजरफील्ड। क्या नाम था भाई? डेंजरफील्ड नाम था। तो डेंजरफील्ड ने 1818 में बाघ गुफाओं की खोज किया। बाघ गुफाओं की खोज किया। बाघ गुफाओं की क्या किया? खोज किया। हाँ, डेंजरफील्ड नाम है। डेंजरफील्ड ने 1818 में बाघ गुफाओं की खोज किया। ये बाघ गुफा है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां स्थित है भाई? बाघ गुफा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नाम है अंग्रेज का डेंजरफील्ड। और बड़ा डेंजर आदमी ने क्या किया? बाघ गुफा की खोज कर दिया। ये प्राचीन काल के शैल चित्र हैं, बड़े बड़े जो है गुफाओं में चित्र बनाए गए हैं। याद रखना है, ये बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से भाई? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। बाघ गुफा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो डेंजरफील्ड ने क्या किया? 1818 में बाघ गुफा की खोज किया। कहां पर? मध्य प्रदेश में। याद रखना है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु है, लेकिन एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। 3 बातें हमने बताया। एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु को किसे कहा जाता है भाई? बेंगलुरु को कहा जाता है। समझ में आया? द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखा? जॉर्ज कर्जन। हाँ, जॉर्ज कर्जन ने लिखा। क्लियर हो गया भाई? और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको क्या करना है? लिखते हुए दिमाग में बैठा लेना है। और आप देखेंगे सवाल जो है, जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति है, पेपर बनाने वाला व्यक्ति सवाल जब बनाता है तो सोचता है कि हम ऐसा सवाल बनाएं कि बच्चे जो है इसको जल्दी सॉल्व ना कर पाएं। समझ में आया? हम सोचते हैं कि वो कैसा भी सवाल बनाएगा उसको खोज कर उत्तर बताने का काम हम करेंगे। तो कंपटीशन यही तो है कि वो जो है दूसरा व्यक्ति चाहता है कि हम उत्तर तत्काल ना बता पाएं, उत्तर बताने में फंस जाएं, और हम चाहते हैं कि वो आप सवाल तो पूछिए, हम उत्तर बताने के लिए तैयार हैं। क्या? हाथ गोड़ धोई के सवाल के पीछे हम लोग पड़े। ठीक, तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा हाँ रंग वर्णांधता। क्या पूछा जाएगा भाई? रंग, हाँ वर्णांधता अगर पूछा जाए तो ये जो है वो रंग वर्णांधता एक लिंग सहलग्न रोग है। कैसा रोग है भाई? इसको कहा जाता है, हाँ अनुवांशिक तो है, लिंग सहलग्न रोग है। हाँ, लिंग सहलग्न रोग है। याद रखना, इस बीमारी की जो है वाहक होती हैं स्त्रियां। वाहक कौन है? इसका वाहक स्त्रियां हैं। स्त्रियों में यह बीमारी बहुत कम, सबसे ज्यादा यह बीमारी किसके अंदर? पुरुषों में होता है। वाहक स्त्रियां हैं, लेकिन सर्वाधिक पीड़ित कौन है? पुरुष। अगर 0.5% महिलाएं पीड़ित हैं तो 8% पुरुष पीड़ित हैं। तो पूछा जाएगा कि वाहक कौन है? तो स्त्रियां हैं। और ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो सर्वाधिक पुरुषों में होता है। किसमें होता भाई? सर्वाधिक ये पुरुषों में होता है। हाँ, पुरुषों में होता है। और हाँ, रतौनी अलग है, रतौनी अलग है। रतौनी में कोई एज डिफरेंस नहीं है। रतौनी छोटे बच्चे से लेकर
हाँ बुजुर्गों में हो सकता है जिसके अंदर विटामिन ए की कमी रहेगी उसको हो जाएगा। समझ में आया भाई, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो है अनुवांशिक रोग है, ये अनुवांशिक रोग है, तो इसलिए याद रखना है। हाँ अगर ये बीमारी फैलेगा कि एक पीढ़ी छोड़ के, अगर आपने बिल्कुल करेक्ट, हाँ याद रखिएगा कि ये पुत्री के पुत्रों में फैलता है। किसमें? पुत्री के पुत्रों में फैल जाता है। तो याद रखिएगा ये पुत्री के पुत्रों में ये बीमारी ट्रांसफर हो जाता है। इसमें जो है रोगी लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए क्या है भाई, थोड़ा सा आपको समझना है ये बीमारी के बारे में। समझ में आया भाई? चलिए, रैट फिश, डॉग फिश, कैट फिश। रैट फिश, डॉग फिश, कैट फिश, याद रखना है। रैट फिश, डॉग फिश, कैट फिश, कैट फिश और जेली फिश। इसमें कौन मछली नहीं है? इसमें कौन सी एक ऐसी जो मछली नहीं है? याद रखना है, रैट फिश, डॉग फिश, कैट फिश, जेली फिश, एक इसमें मछली नहीं है। याद रखिएगा इसमें जेली फिश मछली नहीं है। ये मछली नहीं है भाई, ये मछली नहीं है। खाए लेबो तब बेरमाई जाबो। ये तीनों क्या हैं? ये मछली हैं। हाँ, ये क्या है? हाँ तो याद रखना है, रैट फिश, डॉग फिश, कैट भी ये वास्तविक मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है। सवाल ऐसे पूछेगा तो आप फंस जाएंगे, आप लगा उगा नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे सवाल को आप इंपॉर्टेंट बना के लिखा करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। क्या करता भाई? कंफ्यूजन कर देगा। आपसे रैट, डॉग, कैट, जेली पूछेगा, सबके आगे फिश, और फिश माने मछली, ये फाइयस, फिश माने मछली। ये तो हम लोग बचपन से रटे हैं। लेकिन मछली में ये नहीं पूछेगा रोहू मछली की पढ़िना मछली, ये सिधरी मछली, ये सब नहीं पूछेगा भाई। वो तो डायरेक्ट रैट, डॉग, कैट, जेली पूछ लेगा। चलिए तो बताइएगा, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से मानी जाती? पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष। हाँ तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं, बिलियन वर्ष। हाँ पृथ्वी पर, हाँ वर्ष पूर्व क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर क्या हुआ भाई? जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व से मानी जाती, आज से 3.5 बिलियन। हाँ समझ में आया भाई, ये याद रखना है। लेकिन अगर हम 4.5 बिलियन वर्ष की बात करें तो पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति अगर पूछा जाए, हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति, अगर ऐसे भी सवाल आए हैं पेपर में, पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष पूर्व। हाँ ये हो गया भाई 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व ये पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है, और जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। तो दोनों बातें याद रखना है, पृथ्वी की आयु और जीवन की उत्पत्ति दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, तो इसलिए घबराइए नहीं, ये सारे सवाल को आपके जो है ग्रुप में अभी सवाल जो है क्लास खत्म होने के बाद आपको इसके सवाल जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देखकर जो है आप देख लीजिएगा कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है, सवाल कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको देखना है। अभी जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसे सवाल पेपर में आ चुके हैं। बताइए वो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो। क्या नाम है भाई? कांगो नदी नाम है, और कांगो को जायरे भी कहते हैं। हाँ तो कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी याद रखना है। कांगो या इसी को कहते हैं जायरे, इसी को क्या कहते हैं? जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा पूछा जाए तो हाँ भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाए। तो कांगो नदी या जायरे नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आया? हाँ अरे इसी को तो विषुवत रेखा कहते हैं भाई, भूमध्य रेखा यही तो है। चलिए हाँ तो कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है भाई? 2 बार काटती है। समझ में आ गया भाई? कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। चलिए बताइएगा
आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। 11 नवंबर को क्या है भाई? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। हमने आपको बताया था विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। अभी तो बताएं भाई, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को बताएं। COP30 का आयोजन ब्राजील बताए हैं। COP32 का आयोजन कहां होगा? इथियोपिया में 2027 में। कब होगा? 2027 में। कहां होगा? इथियोपिया में होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या पहले से ही कर लिया है। तो कोई भी जो है आप देखेंगे सवाल, अब कोशिश ये रहेगा कि हम लोग एक सवाल जब आज पढ़ेंगे इसको हम लोग कल रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो कल जो है कुछ सवालों को जो कठिन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिपीट करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया भाई? हाँ, रिपीट करने का प्रयास भी सवाल को करते हुए आगे बढ़ना है। हमने कल आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 8140 करोड़ की विकास परियोजना का जो है शिलान्यास कहां किया, उद्घाटन कहां किया? तो उत्तराखंड में किया है। समझ में आया भाई? 8140 करोड़ रुपए के विकास परियोजना उत्तराखंड में। आप जानते नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है। नंदा देवी जैव जो है रिजर्व कहां है? उत्तराखंड के नंदा देवी चोटी उत्तराखंड के अंदर है। समझ में आया भाई? हम लोगों ने नीति और माना दर्रा भी पढ़ा, कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। नीति और माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर स्थित है। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए आप हमें और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। आप हमें बताइएगा कि सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना कहां है? हाँ, सिंगरौली याद रखना है। सिंगरौली ताप विद्युत, हाँ, ताप विद्युत परियोजना कहां स्थित है? तो सोनभद्र में है। हाँ, सोनभद्र में है। नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा सोनभद्र के अंदर। सिंगरौली कहां है? तो सोनभद्र के अंदर है। आपसे रिहंद ताप विद्युत परियोजना पूछा जाएगा। रिहंद, हाँ, ताप विद्युत परियोजना, तो ये भी बताना है ये आपको कहां मिलेगा? तो ये भी मिलेगा रिहंद नदी सोनभद्र में। कहां में मिलेगा भाई? ये भी कहां स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। रिहंद वाला भी कहां है? सोनभद्र के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा ददरी ताप विद्युत परियोजना कहां? ददरी, ददरी ताप विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। ताप विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। ददरी की बात करेंगे। ददरी पशु मेला तो बलियम लगता है, लेकिन हम ददरी ताप विद्युत परियोजना की बात करें गौतम बुद्ध नगर में। कहां बात करने वाले भाई? गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं भाई। ये हम गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ददरी ताप विद्युत परियोजना कहां पर? गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं। हम आपसे ऊंचाहार की बात करेंगे। ऊंचाहार की बात करेंगे। ऊंचाहार ताप विद्युत कहां है? ये बरेली में है। हाँ, याद रखना है कहां पर स्थित है। तो ऊंचाहार की अगर बात करें तो आपको बताइएगा ये कहां पर स्थित है? रायबरेली में। कहां स्थित है भाई? रायबरेली के अंदर ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कहां मिलेगा? तो रायबरेली में ताप विद्युत परियोजना ऊंचाहार है। हम आपसे पूछे टांडा ताप विद्युत परियोजना, तो आप अंबेडकर नगर बताइएगा। टांडा ताप विद्युत की बात करेंगे। हाँ, टांडा ताप विद्युत परियोजना तो कहां पर बताइएगा? हाँ, टांडा बताना है अंबेडकर नगर में। कहां पर? अंबेडकर नगर बताना है। अंबेडकर नगर बता के चलना है। टांडा ताप विद्युत की बात करेंगे तो आप अंबेडकर नगर बताइएगा। हम ओबरा की बात करेंगे। क्या ओबरा की बात करेंगे तो आप सोनभद्र बताइए। हाँ, ओबरा ताप विद्युत परियोजना। हाँ, तो आपसे अगर ओबरा पूछा जाए तो ये आपको सोनभद्र बता देना है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना कहां? सोनभद्र में बता के चलना है। सोनभद्र हो जाएगा। ओबरा पूछेगा तो सोनभद्र बताइएगा। आप हरदुआगंज पूछा जाएगा तो अलीगढ़ बताइएगा। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना अगर पूछा जाएगा तो आपको अलीगढ़ बताना। क्या बताना है? आपको अलीगढ़ बता देना है। हरदुआगंज पूछा जाए तो अलीगढ़ बता के चलना है। और आपसे पूछा जाएगा परीक्षा, तो परीक्षा कहां स्थित है भाई? झांसी के अंदर है। परीक्षा पूछा जाएगा कहां स्थित है भाई? परीक्षा, हाँ, ताप विद्युत परियोजना अगर पूछा जाए तो ताप विद्युत परियोजना मिलेगा कहां पर? झांसी के अंदर। कहां पर? तो परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, हाँ, ये झांसी के अंदर है। झांसी कहां है भाई? झांसी के अंदर है। तो याद रखना परीक्षा, हाँ, बेतवा नदी पर है।
परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है और ताप विद्युत परियोजना झांसी, सिंगरौली सोनभद्र में, रिहंद सोनभद्र, ददरी विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध। लेकिन ददरी पशु मेला पूछा जाएगा जो अभी लगने वाला है 20 नवंबर को। कब लगने वाला भाई? 20 नवंबर को बलिया में लगने वाला है। और आपको पता होगा कि अभी बलिया में और निरहुआ का तो वीडियो भी आ रहा है। निरहुआ ने अभी कल वीडियो जारी करके कहा कि आवत तनी ददरी मेला में घुमाए दें, कहा कि निरहुआ का कार्यक्रम लगा है ददरी पशु मेला बलिया में। तो अभी जो ददरी महोत्सव होने वाला है बलिया के अंदर, और ये 19 और 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। समझ में आ गया भाई? तो इसीलिए ददरी पशु मेला बलिया में है, भिरगू मंदिर बलिया में है, सुरहा ताल बलिया में है। समझ में आया? और चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार की स्थापना कहां किया था? बलिया में। लेकिन परीक्षा ताप हम पूछ रहे हैं झांसी बताना है, सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र बता देना है, रिहंद ताप विद्युत सोनभद्र बताना है, ददरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर बताना है। ऊंचाहार अगर पूछा जाए तो यह बताइएगा कहां पर? रायबरेली के अंदर स्थित है। टांडा अगर ताप विद्युत परियोजना पूछा जाए अंबेडकर नगर बताइएगा। ओबरा सोनभद्र में है और हरदुआगंज जो है ये अलीगढ़ के अंदर। हाँ, तो इतनी सारी बातों को एकदम एक एक सवाल क्या करना भाई? रट लेना है, एक एक सवाल रट के चलना है। तो अभी जो है हम लोगों ने बहुत जो है लंबा क्लास लिया है और हाँ काफी लंबा क्लास हम लोगों का हुआ है। तो ऐसे ही महामैराथन जो है हम लोग अभी जो हमारे आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ महामैराथन क्लास पर हम लोग बात इस समय कर रहे हैं। समझ में आ गया भाई? तो केवल आपको क्या करना भाई? आपको केवल इसी चीजों को 1 से 2 बार रिपीट करना है। हम उसी सवाल पर बात किए हैं जो पेपर में आने वाला है या पेपर के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। हमने आपको कल या परसों या 2 दिन परसों आपको हमने बताया था, आपने 10 अवतार मंदिर हमने बताया था। 10 अवतार मंदिर जो है किस शैली में? पंचायतन शैली में गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। कल के पेपर में ही तो पूछा था। तो बहुत सारे सवाल लगातार क्या हो जाएंगे भाई? लगातार रिपीट होते रहते हैं, पेपर में आते रहते हैं। आप देखिए कल संडे था और कल ही स्टेनोग्राफर के पेपर में बहुत सारे सवाल जो हम लोगों ने पढ़ा सीधा सीधा पेपर में आया था। समझ में आया भाई? तो इसलिए आपको बार बार क्या करना है? रिपीट करके चलना है। तो अभी जो है हम लोग यहीं पर थोड़ा सा विराम लेंगे और फिर अगले एपिसोड में पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।